हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज जो सीरीज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये सीरीज कितनी ज्यादा मजेदार है। बस इस वीडियो को आप कुछ देर तक देख लो, उसके बाद आपका फैसला होगा कि इसे एंड तक देखना है या नहीं। तो ये कहानी टायाचीरो नाम के एक लड़के की है जिसने अपने स्कूल को छोड़ दिया था और अब वो बस गेम खेलने में लगा रहा था। असल में उसकी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। उसकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें से कोई भी उसे पसंद नहीं, खास करके उसके फादर। लेकिन टायाचीरो हमेशा से ऐसा नहीं था। असल में कई साल पहले जब वो बिल्कुल छोटा था तो वो अपनी फैमिली का एक होनहार बच्चा हुआ करता था। वो बहुत ही ज़्यादा समझदार था। उसके फादर एक प्रोग्रामर हैं और वो गेम और ऐप्स डिजाइन करते हैं और उनका सपना था कि वो टायाचीरो को भी इसी तरह से प्रोग्रामिंग सिखाएं। और टाइचीरो को भी इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो बिल्कुल पूरी लगन से ये चीज़ को सीखता। पर एक दिन क्या हुआ कि टाइचीरो की छोटी बहन जो थी वो वहाँ पर चाय लेकर आई। तभी उसके हाथ से वो चाय कंप्यूटर के पास गिर गई। वैसे तो वो चाय कंप्यूटर पर नहीं गिरी थी, लेकिन फिर भी उसके फादर यहाँ पर गुस्सा करते हुए उसकी छोटी बहन को ही चिल्लाने लगते हैं। वो उसे इतना डांटते हैं कि टाइचीरो की बहन रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाद में टाइचीरो कहता है कि चाय कंप्यूटर पर नहीं गिरी है, आप गुस्सा मत करिए। और इसके बाद अब टाइचीरो वापस से प्रोग्रामिंग में लग गया था। उसके रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर उसके फादर बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ भी कर रहे थे। इसी तरह एक बार उसकी छोटी बहन अपनी किताब स्कूल में भूल आई थी। जब वो ये बात अपने घर पर आकर बताती है तो उसके फादर उससे कहते हैं कि वो उस किताब को अभी जाकर लेकर आए। टाइचीरो की छोटी बहन सच में बहुत छोटी थी, इस वजह से उसे डर लग रहा था और वैसे भी रात के अब 10 बज रहे थे। साथ ही उसका स्कूल वहां से सिर्फ 5 मिनट की ही दूरी पर था, पर फिर भी वो मना कर रही थी। पर अब उसके फादर जबरदस्ती उसे भेज ही देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसके बाद वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई। और जब बहुत ढूंढने के बाद वो नहीं मिली तो उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर टाइचीरो की छोटी बहन के टुकड़े रखे हुए थे। एक वो दिन था और आज का दिन। उसके बाद से ही टाइचीरो ने स्कूल छोड़ दिया और पढ़ाई भी छोड़ दी। साथ ही उसे प्रोग्रामिंग जो कि बहुत पसंद थी उसे भी उसने छोड़ दिया और अब वो अपने फादर से भी बात करना बंद कर दिया था। वो बस खुद एक कमरे में बंद हो गया था और एक गेम खेलता रहता था। इस गेम का नाम था प्लैनेट और ये बहुत ही रियलिस्टिक गेम है। अब हम देखते हैं कि टाइचीरो आज फिर गेम खेलने बैठा है। वो गेम की वर्ल्ड में आता है और हम भी वहीं पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ड्रैगन जा रहा था और उसके पीछे कुछ पायरेट शिप पड़ी हुई थी। तभी नीचे की साइड जमीन पर हम दो प्लेयर्स को देखते हैं। यहाँ पर जो प्लेयर गाड़ी चला रहा था वो कह रहा था कि हम कब तक यहाँ इस तरह से इसका पीछा करने वाले हैं, और पीछे का प्लेयर जिसके पास गन थी वो कहता है कि करते रहो, हम इसे आज जरूर मार देंगे। तभी अचानक बाजू के एक खाई से एक बड़ा सा रेड ड्रैगन बाहर निकल कर आता है और ये वही ड्रैगन था जिसका वो लोग पीछा कर रहे थे। यहाँ पर वो शूटिंग करना चालू करते हैं लेकिन वो ड्रैगन को उन अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा था। सामने हम देखते हैं कि एक बॉल टाइप की जगह थी जिस चीज पर जो प्लेयर गाड़ी चला रहा था वो कहने लगता है कि हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक अबाने फैमिली रहती है। असल में ये कोई फैमिली नहीं बल्कि गेम में कुछ प्रो प्लेयर्स हैं जिनका एक ग्रुप है और वही सब वहाँ पर रहा करते हैं। जो पीछे लड़का बैठा था वो कहता है कि नहीं, हम वहां जाएंगे। अब उस एकाबाने फैमिली के घर के सामने जब ये ड्रैगन पहुंचता है और जोर से दहाड़ता है तो इसके बाद वहां अंदर से इची नाम का प्लेयर बाहर निकलता है और ये इची कोई और नहीं बल्कि असल लाइफ का टाइचीरो ही है। लेकिन इस पूरी सीरीज में हम इसे टाइचीरो के नाम से ही जानेंगे। तो यहाँ पर वो बाहर निकलकर जब उस ड्रैगन को देखता है तो वो अपनी तलवार निकालते हुए एक ही अटैक में उसे खत्म कर देता है। साथ ही इसके बाद उस ड्रैगन से जितनी भी इसको चीजें मिली थी वो उसे अकेले ही रख लिया था। वो दोनों प्लेयर कहते हैं कि हम इसका पीछा कई दिनों से कर रहे थे और इसीलिए इसका हिस्सा हमें भी मिलना चाहिए। पर टाइचीरो कहता है कि नहीं, इतने दिन से पीछा करने के बाद भी अगर तुम इसे खत्म नहीं कर पाए तो इसका मतलब तुम इसके लायक ही नहीं हो। साथ ही यहाँ पर वो ये भी कहता है कि अगर तुम जबरदस्ती इसे लेने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वैसे तो यहाँ पर उसे मारने से रियल वर्ल्ड में उसे कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन गेम में अगर कोई प्लेयर मर जाता है तो इससे उसके स्टेटस पे यानी कि लेवल पर बहुत फर्क पड़ता है। अब वो दोनों डर गए थे पर टाइचीरो कहता है कि चिंता मत करो, मैं मजाक कर रहा था, तुम मेरे बॉस से बात करो, वो जो कुछ भी तुम्हें देना पसंद करेंगे तुम वो ले जाना। इसके बाद अब वो उसे अपने घर यानी कि एकाबेनी फैमिली के पास ले आता है। वो दोनों वहां अंदर आकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे, पर जैसे ही वो अंदर का नजारा देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो घर बस बाहर से ही डरावना था। यहाँ अंदर आने के बाद सबसे पहले वो एक गर्ल प्लेयर को देखते हैं जिसका नाम मी था और ये अकाबाने फैमिली में मदर का रोल निभाती है और ये बस कहने की बात है। वैसे तभी वहां पर एक और लड़का आता है जिसका नाम ए था। वो बताता है कि जब उसे अपने कैरेक्टर का नाम रखना था उस वक्त वो सो गया और गलती से कीबोर्ड पर सिर्फ ए टाइप हुआ और उसका नाम तब से ए ही है। यहाँ पर मैं अपनी पावर से उन दोनों को हील कर देती है क्योंकि उसके पास हीलिंग की पावर थी। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है सीरो की, जो कि वहाँ उस घर में फादर का रोल निभाता है और यही उनका बॉस भी है।
टाइचिरो उसे बताता है कि उसने रेड ड्रैगन को खत्म किया और ये दोनों उनका पीछा कर रहे थे और अभी ये कह रहे हैं कि इन्हें भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। सीरो कहता है कि तुम्हें इन्हें पूरा रेड ड्रैगन दे देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अगर अच्छे प्लेयर नए प्लेयर का सामान रख लेंगे तो फिर वो जो नए प्लेयर हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टाइचिरो बात मानकर उन्हें वो सब चीज़ें दे देता है। बाद में जब उन दोनों प्लेयर को वहाँ से जाना था तो वो सीरो को पूरे दिल से थैंक यू कहते हैं, जिसके बाद सीरो में से कहता है कि इन्हें टेलीपोर्ट करके वापस के टाउन में भेज दो और फिर वो ऐसा ही करती है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद टाइचिरो दुखी था क्योंकि उसने उस रेड ड्रैगन को मारा लेकिन उन्हें कोई भी चीज़ नहीं मिली। लेकिन बाद में सीरो उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुमने उस रेड ड्रैगन को एक ही अटैक में मारा था। सोचो कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो। तभी वहाँ ऊपर लगी हुई लैंप ब्लिंक करने लगी थी। मैं कहती है कि इस गेम को कितना रियलिस्टिक बनाया गया है। वैसे अब टाइचिरो गेम से बाहर आ गया था क्योंकि उसे थोड़ी भूख लग रही थी, लेकिन जब वो गेट खोलता है तो बाहर खाना नहीं था क्योंकि उसके लिए खाना लेकर कौन आएगा। अभी वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड था और सोच रहा था कि काश वो गेम के अंदर ही जी सकता। उसके बाद जब वो खाना लेने के लिए जाता है तो उसे वहाँ नीचे उसका भाई मिलता है जो कि बहुत ही ज़्यादा समझदार है और हमेशा क्लास में वो टॉप भी करता है। उसके भाई का नाम आसुमा है और यहाँ पर टाइचिरो थोड़ा सा डर गया था, लेकिन आसुमा वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद टाइचिरो किचन में आता है। किचन में उसके फादर बैठकर खाना खा रहे थे। वो फ्रिज खोलता है तो उसके फादर उसे खाना ऑफर करते हैं, लेकिन वो उनसे बिल्कुल नहीं बोलता। तभी अचानक से ऊपर लगी लाइट ब्लिंक करने लगी थी, बिल्कुल गेम की तरह ही। तो यहाँ पर जो उसके फादर हैं वो उससे कहते हैं कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, लेकिन टाइचिरो उन्हें जवाब नहीं देता। अब जब उसके फादर उठ रहे थे तो उनकी पीठ में दर्द होने लगता है क्योंकि अब उनकी एज ज़्यादा हो चुकी है। पर ये देखते हुए टाइचिरो रुक जाता और उनके हाथ से बल्ब लेकर कहता है कि मैं आपकी मदद बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बूढ़े हो चुके हो। पर अब उसके फादर चिल्लाते हैं और कहते हैं कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ। इस पर टाइचिरो को भी गुस्सा आ जाता है और वो लाइट वहाँ पर रखता और वापस से अपने कमरे में आ जाता है। इसके बाद अब उसने वापस से अपना गेम खेलना चालू कर दिया था और गेमिंग गॉगल्स लगा लिए थे। अब जब वो अपने गेम में वापस आता है तो देखता है वहाँ पर मैं अभी गार्डन में पानी डाल रही थी। तो वो वहाँ पर आकर बैठ जाता और मैं से कहने लगता है कि क्या वो उसकी हीलर बनकर डंजन की तरफ चलेगी। इस पर मैं उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा डंजन या फिर लड़ाई के सिवा और चीज़ें पर भी ध्यान देनी चाहिए। अभी तुम गार्डन में पानी डालो, इसमें भी बहुत मज़ा आता है। टाइचिरो वहीं पर बैठकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इसके पहले कोई गेम खेला है, जिस पर मी बताती है कि नहीं, ये उसका पहला गेम है और इसमें उसे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो भी प्लेयर्स हैं वो उसकी फैमिली की तरह ही है। अब तभी अचानक से अंदर से आवाज़ आती है और ये आवाज़ एक ही थी। टाइचिरो जब अंदर जाता है तो उन्हें वहाँ पर पता चलता है कि उनके लिए पायरेट्स ने एक बैटल का लेटर भेजा है। टाइचिरो तो पूरी तरह से तैयार था लड़ने के लिए, लेकिन मे कहती है कि नहीं, हमें सीरो के डिसीजन के लिए रुकना चाहिए। तो टाइचिरो कहता है कि हम उससे अभी पूछ लेते हैं, पर मे बताती है कि नहीं, वो डॉक्टर के यहाँ गया है, इस वजह से अभी वो ऑनलाइन नहीं है। अब जैसे ही टाइचिरो ये बात सुनता है कि उसकी तबीयत खराब है तो इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में आ गया था। वो कहता है कि उसे क्या हुआ, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो लोग बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर आकर वो देखते हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ था और उस अटैक की वजह से वो गार्डन डिस्ट्रॉय हो गया था जिसमें मैं अभी पानी डाल रही थी। और टाइचिरो को गुस्सा तब आ जाता है जब वो देखता है कि मैं अपने गार्डन के डिस्ट्रॉय होते हुआ देखकर रो रही थी। वो गुस्से के मारे तुरंत ही हमला करने के लिए अपने उस घर की छत के ऊपर आ गया था। यहाँ पर वो अपनी बहुत ही कम पावर की मदद से उस पायरेट शिप को खत्म कर देता है। जिसके बाद अब वो नीचे आता है तो मैं अभी भी उदास थी, लेकिन टाइचिरो को यहाँ पर अभी सीरो की चिंता हो रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर सीरो किस हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि अगर उसे पता चल जाए तो रियल लाइफ में वो वहाँ पर जाकर उसे देख सकता है। पर इस चीज़ पर कहता है कि नहीं, हम रियल लाइफ में एक दूसरे की पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दे सकते। अब टाइचिरो उसकी बात मान लेता है। वैसे यहाँ पर उसका ध्यान भटक जाए, इसीलिए मैं उससे कहती है कि तुम डंजन में जाने की बात कर रहे थे ना, तो क्यों ना हम वहीं पर चले। और साथ ही वो ए से भी वहाँ पर आने को कहती है, लेकिन ये बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम है और वो तुरंत ही ऑफलाइन चला जाता है। उसके ऑफलाइन जाते ही यहाँ रियल लाइफ में टाइचिरो के गेट को कोई नॉक करता है। वो तुरंत ही गेम से बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका भाई आसुमा था। वो बताता है कि उनके जो फादर हैं वो हॉस्पिटल में हैं। अब इतना सुनने के बाद तो टाइचिरो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया था। यहाँ पर आसुमा कह रहा था कि क्या हम उन्हें देखने चले, तो टाइचिरो वैसे तो जाना चाहता था पर वो हाँ नहीं कर पा रहा था, पर अब बाद में वो हाँ कर देता है। वैसे हम देखते हैं कि जब वो आसुमा वहाँ अपने फादर के पास पहुँचकर बताता है कि उसे एग्ज़ाम के लिए जाना है, तब उसके फादर इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका पूरा ध्यान अभी न्यूज़पेपर पढ़ने में था। अब यहाँ से ये सीन चेंज होकर वापस से प्लेनेट गेम के अंदर आ जाता है। वहाँ पर हम अभी एक मीटिंग के दौरान आते हैं
ये मीटिंग बहुत बड़े ग्रुप लीडर के बीच में चल रही थी। यहाँ पर ये बात कर रहे थे कि कैसे पायरेट फैमिली गेम में सभी को परेशान करके रखे हुए हैं। वैसे यहाँ से ये सीन चेंज होता और हम आ जाते हैं पायरेट्स फैमिली के पास, जहाँ पर नगाटो नाम का एक पायरेट फैमिली का मेंबर इस वक्त 2 प्लेयर को मार रहा था। वो उन्हें इसीलिए मारा था कि ये दोनों ही वो प्लेयर थे जिन्होंने अचानक से जाकर टाइचिरो यानी कि अकाबेनी फैमिली के ऊपर हमला कर दिया था, और ये गेम के रूल के खिलाफ है। उन्होंने पहले ही एक लेटर भेजा था, अगर एकाबेनी फैमिली उसे एक्सेप्ट करती तो ये हमला कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर सीगी टेरा नाम का एक दूसरा मेंबर नगाटो को शांत कराता है। इसके बाद हम पीको नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में पायरेट फैमिली की लीडर है, और हम उसे उनका कैप्टन भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर वो कह रही थी कि रुक जाओ, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है, और वो बता रही थी कि वो किसी भी तरह से अकाबेनी फैमिली को हराएगी क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन तभी वहाँ पर सीगी टेरा कहता है कि भूलना मत कि हमारा मेन फोकस उस ब्लैक बर्ड पर है जिसका वैल्यू करीबन 300 मिलियन है, और उसे मिलने के बाद ये लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ से हम 2 और लोगों को देखते हैं जो कि ना जाने कौन थे, कि पायरेट्स ने सिर्फ एक शिप के साथ अकाबेनी फैमिली के ऊपर हमला किया और ये उनकी गलती थी, पर इस चीज़ की वजह से अब पूरा गेम चेंज हो चुका है। वैसे यहाँ से अब हम टाइचिरो के पास आ जाते हैं जो कि अभी रियल वर्ल्ड में अपने गेमिंग गॉगल्स लगाकर सो रहा था। तभी वहाँ गेट पर उसका भाई आता है। वो गेट नॉक करके बताता है कि उनके फादर अभी कुछ और टाइम हॉस्पिटल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें हर्निया नाम की बीमारी हुई है। टाइचिरो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से अपनी गेम में आ जाता है, और यहाँ पर आकर उसे पता चलता है कि सीरो गेम में ऑनलाइन आ चुका है। तभी उन्हें एक और अलर्ट मिलता है, ये पायरेट्स की तरफ से ही था, और वो कह रहे थे कि वो वोट चाहते हैं। यहाँ पर टाइचिरो कहता है कि उन्हें तो मैं संभाल लूंगा, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में पायरेट्स 3000 सोल्जर के साथ उन पर हमला करने वाले हैं। ये सुनकर टाइचिरो भी डर गया था, और यहाँ पर वो सीरो को ही सिचुएशन संभालने को कहता है। सीरो कहता है कि हम लड़ना नहीं चाहते, हमें उनसे बात करनी होगी। जिसके बाद वो तीनों वहाँ उन पायरेट्स के हाइड आउट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर जब सीरो और ये अंदर जा रहे थे तो टाइचिरो डर रहा था और कह रहा था कि क्या हमारा अंदर जाना जरूरी है। तो इस चीज पर सीरो और ये कहते हैं कि जरूरी नहीं है, तुम चाहो तो ऑफलाइन जा सकते हो। पर टाइचिरो कहता है कि नहीं, मैं भी चलूंगा। और अब इसके बाद वो अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आकर जब सीरो और ये दोनों ही वहाँ के कैप्टन पीको से मिलने के लिए जा रहे थे तो टाइचिरो कहता है कि वो यहीं पर बाहर ही रुकेगा। अब हम वहाँ अंदर देखते हैं कि सीरो और ये लड़ाई रोकने का कहते हैं, लेकिन इस चीज़ पर पीको कहने लगती है कि ठीक है, हम लड़ाई रोक देंगे, लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलने वाला है। जिस पर सीरो कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे हमारे जगह के 2 फेमस डंजन दे देंगे। लेकिन इन दोनों ही डंजन में उसने ब्लैक बर्ड का नाम नहीं लिया था जो कि वहाँ सबसे फेमस है। तो पीको उससे कहने लगती है कि उसे ब्लैक बर्ड चाहिए, पर टाइचिरो को भी वो चाहिए था, इस वजह से वो मना कर देता है। यहाँ पर ये कहता है कि क्या ब्लैक बर्ड के अलावा तुम्हें हम और कुछ दे सकते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस पर पीको कहती है कि हाँ, एक और चीज़ है, और वो यहाँ पर टाइचिरो का नाम लेती है। उसकी ये बात सुनकर वो हैरान हो गए थे, पर ये कहने लगता है कि हाँ कोई बात नहीं, हम टाइचिरो को तो इसे दे ही सकते हैं। लेकिन तभी वहाँ टाइचिरो गेट तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि इसके लिए काम करने से अच्छा है मैं हमेशा के लिए ऑफलाइन जाना पसंद करूंगा। पर अब पीको यहाँ पर ज़्यादा ध्यान न देते हुए सीरो से कहती है कि तुम ही अब डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है। वैसे यहाँ पर वो थोड़ी ब्लश भी कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइचिरो को जानती है। अब जैसे ही वो सीरो से पूछती है तो यहाँ पर सीरो अपने बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक, जिसे वो एक्सप्लोजिव पंच कहता है, उसका यूज करता है, जिस वजह से वो पूरी जगह वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और वो कहता है कि टाइचिरो उसकी फैमिली की तरह है और वो उसे कभी भी किसी और को नहीं ले जाने देगा। वैसे इसके बाद भी पीको टाइचिरो से कहने लगी थी कि तुम ही बताओ, क्या तुमने वो सब बातें भुला दी। अब यहाँ पर ए और सीरो तो ये बात सुनकर हैरान थे, और साथ ही टाइचिरो यहाँ पर थोड़ा सा शर्मा गया था। मगर फिर यहाँ पर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ी वॉर के बाद टाइचिरो ने पीको से ये बात कही थी कि उसे इस पूरे गेम को यानी कि इस पूरी दुनिया को कॉन्कर करना है, और ये बात अभी पीको सभी को बताती है। तो यहाँ पर ए टाइचिरो को चिढ़ाने लगता है। वैसे तभी सीरो कहता है कि तुम एक बात बताओ, जब टाइचिरो तुम्हारे साथ था तब क्या कभी उसने स्माइल की थी। इस चीज पर पीको कुछ नहीं कह सकती थी क्योंकि टाइचिरो ने कभी भी स्माइल नहीं की थी, वो हमेशा उसके साथ सीरियस ही रहता था। पर सीरो बताता है कि वो उनके साथ हमेशा स्माइल करता है, इसका मतलब वो हमारे साथ खुश है और उसके लिए हम किसी से भी लड़ सकते हैं। अगर तुम अभी भी अपने 3000 पायरेट्स को हमारे ऊपर हमला करने के लिए भेजना चाहती हो तो भेज सकती हो, हम तैयार हैं। और इसके बाद अब वो वहाँ से वापस लौट गए थे। हम देखते हैं कि अभी पीको अपने साथी सीगी टेरा से माफ़ी मांगते हुए कह रही थी कि मुझे माफ़ करना, मैंने गलती कर दी, लेकिन अब हमें अकाबाने फैमिली पर हमला करना ही होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लोग जब अपने घर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर उन्हें अलर्ट के बहुत सारे नोटिस मिलते हैं। वो समझ जाते हैं कि पायरेट्स उन पर हमला करने वाले हैं। अब 3000 पायरेट से लड़ना कुछ आसान बात नहीं है, इसीलिए मे कहती है कि क्या हम एक बैरियर अपने आसपास लगा सकते हैं
जिस चीज पर ये बताता है कि हाँ वो ऐसा कर सकते हैं, पर वो यहाँ से ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगले सीन में टाइचिरो और ये दोनों ही एक डिवाइस को वहाँ पास की पहाड़ी के सबसे ऊपर लगाने ले जा रहे थे। अगर वो उसे वहाँ पर लगा देंगे तो आसपास एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट हो जाएगा। वैसे रास्ते में जाते वक्त ये टाइचिरो से कहता है कि हम हमेशा इस गेम को नहीं खेल सकते, इसीलिए हमें इसे इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। इस पर टाइचिरो उससे कहता है कि तुम इस गेम को सीरियसली नहीं लेते, इसीलिए तुम फैमिली में सबसे ज़्यादा वीक हो। पर यहाँ पर ये कहता है कि उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। उसकी बात सुनते ही टाइचिरो तुरंत ही गेम से बाहर आ जाता है और वो नोटिस करता है कि उसे बहुत ही तेज भूख लग रही है, क्योंकि उसने पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। इसीलिए वो वहाँ से सीधा ही किचन की तरफ जाता है, लेकिन किचन में और फ्रीजर में भी कुछ खाने को नहीं रखा था। तभी वहाँ पर उसका भाई आसुमा आ जाता है और टाइचिरो का पेट जब आवाज करता है तो यहाँ पर आसुमा बिना कुछ कहे खाना बनाने लगता है। खाना बनाते हुए वो टाइचिरो से पूछता है कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है। अब वहाँ पर टाइचिरो कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो अपने भाई से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन बाद में आसुमा उससे कहता है कि लो तुम खा सकते हो। टाइचिरो जब खाता है तो उसे वो खाना बहुत टेस्टी लगता है, तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये तो अच्छा है। लेकिन आसुमा बात बदलते हुए कहने लगता है कि तुम्हें दिन भर कमरे में ना घुसे रहकर कुछ काम करना चाहिए। यहाँ पर वो ये भी बता रहा था कि उसने किसी से बात की है, अगर टाइचिरो चाहे तो उससे मिलकर जॉब के लिए बात कर सकता है। पर टाइचिरो उसकी बात का जवाब नहीं देता और इसके बाद वो वापस से अपने कमरे में आ जाता है और इसके बाद वो वापस से गेम के अंदर आ चुका था। गेम में आने के बाद अभी वो देखता है कि ये वहीं पर खड़ा हुआ है, वो वहां से गया नहीं था। तभी उन दोनों को आवाज आती है किसी धमाके की, और जब वो वापस से वहां पर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सीरो इस वक्त पायरेट की बैटलशिप से फाइट कर रहा है। असल में पायरेट्स ने अचानक से हमला कर दिया था, लेकिन सीरो उन सभी को खत्म कर देता है। और जब ए और टाइचिरो वहां पर पहुंचते हैं तो सीरो और मे दोनों ही बताते हैं कि यहाँ पर अचानक से हमला हुआ था, लेकिन सीरो अकेले ने टोटल 50 पायरेट शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। सीरो तो ये कह रहा था कि उसके अंदर थोड़े कम लेवल के प्लेयर थे, इसी वजह से उसने इतनी आसानी से ये सब कर लिया। अभी यहाँ पर टाइचिरो और ये दोनों ही उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो देखते हैं कि एक लड़का जिसके चेहरे पर नंबर लिखे हुए थे उसका नाम लियो है और वो ग्रेनाडा ग्रुप का है। और अब यहाँ पर सीरो बताता है कि इन्हीं लोगों ने उनकी मदद की है। असल में जब पायरेट्स यहाँ पर आए तो ग्रेनाडा ग्रुप को पहले से पता चल चुका था, इस वजह से उन्होंने लियो को भेजा जिसने उनके बैटलशिप को डिस्ट्रॉय किया। तो यहाँ पर टाइचिरो कह रहा था कि उसे शक है कि शायद ग्रेनाडा ग्रुप भी उनके ब्लैक बर्ड को लेना चाहता है, क्योंकि ब्लैक बर्ड बहुत ही ज़्यादा रेयर डंजन है। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात पता चलती है, असल में ये गेम नॉर्मली गेम नहीं है। यहाँ पर जैसे कि ब्लैक बर्ड डंजन है, अगर इसे ये लोग ढूंढ लेते हैं तो इसकी कीमत इन्हें रियल वर्ल्ड में भी मिलने वाली है। टाइचिरो कह रहा था कि ग्रेनाडा ग्रुप भी यही चाहता है, लेकिन इस चीज़ पर लियो कहता है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। देखो अकाबानी फैमिली हमें ड्रैगन लूट यानी कि जिन भी बीस्ट को वो खत्म करती है उनका कुछ सामान हमें देती है, तो इस वजह से उन्हें प्रोटेक्ट करना ये हमारा फर्ज बनता है। और लियो यहाँ पर ये भी कह रहा था कि उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं, पर टाइचिरो को यकीन नहीं था। लेकिन सीरो कहता है कि चिंता मत करो, लियो झूठ नहीं कह रहा, वो सिर्फ गेम को फन के लिए खेलता है। वैसे यहाँ पर मैं कह रही थी कि अगर वो फिर से हमला कर देंगे तो क्या होगा, इसके लिए हमें पहले से ही एक बैरियर बनाकर रखना होगा। यहाँ पर वो उस बैरियर की बात नहीं कर रही थी जिसे ए और टाइचिरो लेकर जा रहे थे, यहाँ पर वो और भी ज़्यादा बड़े बैरियर की बात कर रही थी। और कुछ ही समय में वो लोग उस बैरियर को क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन उनके पास इतनी ही पावर थी कि वो उस बैरियर को 2 महीने तक लगातार रख सकते थे और उसके बाद वो अचानक से कमजोर पड़ने लगेगा और गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कह रही थी कि 2 महीने के अंदर हमें किसी भी तरह से उस ब्लैक बर्ड डंजन को ढूंढना होगा। जब वो बाकी सभी टाइचिरो से पूछते हैं कि अगर हमने ब्लैक बर्ड को ढूंढ लिया तो इसके बाद तुम इतने पैसे का क्या करोगे, इस पर टाइचिरो कहता है कि वो कभी भी बाहर नहीं जाएगा, वो बस अपने घर पर ही आराम से रहेगा। यहाँ पर जब वो सीरो से पूछते हैं कि क्या तुम इस डंजन में इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इस पर सीरो कहता है कि बिल्कुल हूँ, मुझे भी वहाँ पर जाना है। और जब वो इसका कारण पूछते हैं तो वो कहता है कि बस पैसा और कुछ नहीं। वैसे मैं कह रही थी कि उसे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, वो तो बस चाहती है कि उसकी ये जो गेम की फैमिली है वो बस हेल्दी रहे। इसके बाद अब वो वापस से अपने घर आ गए थे, जहाँ पर वो देखते हैं कि उनका घर तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियो पायरेट के ग्रुप लीडर यानी कि पीको से जाकर मिलता है। वो उससे कहता है कि वो आकाबे फैमिली पर अटैक करना रोक दे, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पीको कहती है कि ये गेम के रूल्स के खिलाफ नहीं है, इस वजह से वो ऐसा कर सकते हैं। पर इस पर लियो को गुस्सा आ जाता और वो कहता है कि अगर अब तुमने फिर से ऐसा किया तो हमें भी एक्शन लेना होगा। इस चीज पर पीको तुरंत ही अपना वेपन निकालते हुए लियो की गर्दन को काट देती है और वहां से चली जाती है। हम देखते हैं कि अभी लियो मरा नहीं था, उसकी गर्दन उसके शरीर से अलग हो गई थी, पर फिर भी वो बात कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत खुश था, वो कह रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से चल रहा है। अब यहाँ से वापस हम टाइचिरो और उसकी फैमिली के पास आते हैं।
यहाँ पर वो भी अभी अपने टूटे हुए सामान में देख रहे थे तो उन्हें वहाँ पर एक काला पंख मिलता है, जिसे देखकर वो हैरान थे कि वहाँ पर ये क्या कर रहा है। तभी उन्हें दिखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत सारे पंख हैं और अचानक से वो सारे ही पंख उड़ने लगे थे और वो एक साथ एक दिशा की तरफ ही जा रहे थे। वो सभी उनका पीछा करते हैं, लेकिन अचानक से वो सारे पंख मिलकर एक टोर्नेडो के रूप में बन जाते हैं। अब यहाँ पर ये तो पता चल चुका था कि ये ब्लैक बर्ड की पावर है, लेकिन वो सारे पंख मिलकर अब एक ड्रैगन में कन्वर्ट हो गए थे और इस ड्रैगन का शेप बिल्कुल उस रेड ड्रैगन की तरह था जिसे टाइचीरो ने हराया था। लेकिन यहाँ पर ये लोग जानते थे कि इस ड्रैगन के अंदर असल में उस ड्रैगन की नहीं बल्कि ब्लैक बर्ड की स्पिरिट है। अब इससे लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। वो सभी तैयार हो गए थे और उन्होंने अपना आर्मर पहन रखा था, लेकिन जब टाइचीरो अपनी पूरी पावर से वही अटैक करता है जो कि उसने उस रेड ड्रैगन के ऊपर किया था, तो उस अटैक का यहाँ इस ब्लैक ड्रैगन के ऊपर कोई असर नहीं होता। सीरो कह रहा था कि हमें कुछ और सोचना होगा, जिसके बाद वो कहता है कि टाइचीरो तैयार हो जाओ, हम पूरी पावर से हमला करेंगे। और इसके बाद अब टाइचीरो और सीरो दोनों ही हवा में आ गए थे। यहाँ पर आने के बाद सीरो अपने एक्सप्लोजिव पंच का यूज करता है जो उस ड्रैगन को लग तो जाता है, लेकिन इससे उसे उतना ज़्यादा डैमेज नहीं पहुंचा था जितना उसे पहुंचना चाहिए। तभी वहाँ पर मे चिल्लाती है और वो कहती है कि पायरेट्स हम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन उनके जितने भी शिप थे वो एक जगह पर आकर अचानक से रुक गई थी। वैसे तो वो बहुत सारी शिप थी, लेकिन कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। ये देखकर मैं हैरान थी, लेकिन जब वो ये बात सीरो को बताती है तो सीरो कहता है कि उस पर से ध्यान हटा दो, अभी हमें पहले इस ड्रैगन से लड़ना है। यहाँ पर अभी वो ड्रैगन से लड़ ही रहे थे, तभी वो ड्रैगन आगे बढ़कर ए और मे दोनों पर ही हमला करने लगता है और अभी मे को बचाना ज्यादा जरूरी था क्योंकि वो हीलर है। ए तुरंत ही उसे वहां से धक्का दे देता है, लेकिन इतने में ही वो ड्रैगन ए के ऊपर पैर रख देता है और ए को खत्म कर देता है। जैसे ही ए वहां से एलिमिनेट होता है तो हम देखते हैं कि जो असलियत में ए का कैरेक्टर प्ले कर रहा था उसे जो गॉगल्स लगे थे वो लैग करने लगता है और उसमें से एक लाइट निकलती है और वो प्लेयर नीचे गिर जाता है। और इस चीज की आवाज टाइचीरो को भी आई थी, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि टाइचीरो का खुद का भाई था। लेकिन टाइचीरो यहाँ पर उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि ये किसकी आवाज है, क्योंकि वो गेम में बिजी था। उसे अभी बस उस ड्रैगन को हराना था। इसके बाद अब यहाँ से ये कहानी सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो हम देखते हैं कि अब टाइचीरो का भाई असल में जो कि ये था वो गिर चुका था और टाइचीरो गेम के अंदर था। यहाँ पर सीरो देखता है कि अचानक से उस ड्रैगन के पंख भी निकल आए थे। वो समझ गया था कि क्या चल रहा है। वो तुरंत ही टाइचीरो और मे से कहता है कि वो दोनों ही गेम को लॉग आउट कर दे। अब पहले तो वो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान लेते हैं। जिसके बाद सीरो कहता है कि ये ब्लैक बर्ड है, असल में ब्लैक बर्ड को बस एक बॉडी की जरूरत है क्योंकि उसकी स्पिरिट हमेशा से इस हिल में जिंदा थी। इसके बाद अब टाइचीरो ने भी लॉग आउट कर दिया था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सीरो भी कोई और नहीं बल्कि टाइचीरो का फादर ही है। और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को फोन लगाकर अपने घर पर आने को कहता है, क्योंकि वो जानता था कि इस अटैक के बाद ए को यानी कि उसके बेटे आसुमा को चोट लगी है। अब तभी वहां पर एम्बुलेंस पहुंचती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले ही सीरो अभी किसी से बात कर रहा था और सीरो का हमारा मतलब टाइचीरो के फादर किसी से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अब टाइम आ गया है, उसे मिशन को चालू करना होगा। यहाँ पर वो उस मिशन का नाम गुड नाइट वर्ल्ड कह रहे थे। अब ये सीन यहाँ से चेंज होता और हम देखते हैं कि टाइचीरो सोच रहा था कि क्या वो फिर से गेम के अंदर जाए, मतलब लॉग इन करे या ना करे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज अभी उसके भाई के कमरे से आ रही थी। अभी टाइचीरो का भाई आसुमा टाइचीरो को ही चिल्ला रहा था। टाइचीरो जब वहां पर पहुंचकर आवाज लगाता है तो उसे आवाज सुनाई देती है, पर बहुत ही धीरे सुनाई दे रही थी। वो तुरंत ही गेट खोलकर अंदर जाता है तो वहां पर वो अपने भाई को नीचे पड़ा हुआ देखता है। उसका भाई कह रहा था कि उसे चोट लगी है। टाइचीरो को पहले तो इस बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो पास जाकर देखता है तो सच में उसके भाई को चोट लगी थी। वो बहुत डर गया था। तभी उसका ध्यान वहाँ कंप्यूटर पर जाता है जिसमें प्लेनेट गेम चालू थी और यहाँ पर वो एक प्लेयर को देख पा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी। टाइचीरो अपने भाई को वहाँ पर लेकर जाता और उससे कहता है कि तुम ठीक हो जाओगे, चिंता मत करो। वैसे इसके बाद अब टाइचीरो भी वहाँ हॉस्पिटल पहुँचता है। वो अभी अपने भाई के सामने था। वो उससे पूछ रहा था कि क्या तुम सच में प्लेनेट गेम खेलते हो, जिस पर उसका भाई कहता है कि हाँ, लेकिन बस अपने एक दोस्त के लिए, क्योंकि वो चाहता है कि उसका दोस्त ज़्यादा गेम ना खेले। और यहाँ पर वो अभी गेम के अंदर टाइचीरो की ही बात कर रहा था। टाइचीरो ये सुनकर काफ़ी हैरान था और वो तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। उसे लग रहा था कि शायद उसके भाई को नहीं पता कि जिस कैरेक्टर की बात अभी वो कर रहा है वो असल में टाइचीरो खुद है, इसीलिए अब वो उसे कुछ भी नहीं बता रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अभी टाइचीरो के फादर यानी कि गेम के अंदर जो सीरो है वो हॉस्पिटल से जाने लगे थे। कुछ नर्स उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, पर वो कहते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मैं अभी यहाँ पर रुक नहीं सकता। और इस तरफ हम देखते हैं कि अब नर्स यहाँ पर आसुमा के पास आती है। वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या था,
इस पर आसुमा कहता है कि जब वो गेम खेल रहा था तो अचानक से उसके गेमिंग गॉगल्स से उसे शॉक लगा, लेकिन यहाँ पर नर्स को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर शॉक लगता भी तो उसकी कमर में दर्द कैसे हो सकता है। पर इस चीज़ पर वो कहता है कि तुम इस बारे में मेरे फादर से बात कर सकती हो, क्योंकि वो उसी कंपनी में काम करते हैं जिस कंपनी ने प्लेनेट गेम को बनाया है। अब हम यहाँ से देखते हैं कि टाइचिरो अभी अपने घर की तरफ लौट रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसके भाई को पता चल गया कि जिसके साथ वो खेलता है और जिसे वो अपना दोस्त मानता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई है, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। वो तुरंत ही घर पहुंचकर फिर से इस गेम को खेलने के लिए लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके गेम में एक एरर आ जाता है और वहां पर सामने गेम पासवर्ड मांग रहा था। ये देखकर वो हैरान था कि ये कैसे हो सकता है। वो समझ जाता है कि किसी ने उसके गेम को हैक करने की कोशिश की है। अब टाइचिरो के फादर एक प्रोग्रामर है और उन्होंने उसे प्रोग्रामिंग के बारे में सब कुछ सिखाया है, लेकिन टाइचिरो को ये याद नहीं आ रहा था कि उसे इसे हैक कैसे करना है। मगर कुछ भी हो, उसे अब पासवर्ड की जरूरत थी। उसे उस दिन की याद आती है जब उसकी बहन ने चाय गिरा दी थी और उसके फादर गुस्सा कर रहे थे, और उसी के बाद जस्ट उन्होंने कहा था कि एक प्रोग्रामर जो सबसे पहले टाइप करता है वो होता है हेलो वर्ल्ड। तो टाइचिरो भी वहाँ पर वही टाइप करता है, जिसके बाद अचानक से वो पासवर्ड सही साबित होता है। लेकिन टाइचिरो यहाँ पर गेम लॉगिन नहीं कर रहा था, वो पासवर्ड चेंज कर देता है। इसके बाद अब हमें एक मेमोरी दिखाई जाती है। हम देखते हैं कि जब टाइचिरो की छोटी बहन गायब हुई थी, उसी के बाद से टाइचिरो की मदर बिल्कुल शांत हो गई। वो किसी से बात नहीं करती और अपने ही काम में लगी रहती, और इसके बाद अचानक से वो कहीं चली गई और किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ गई है, और फिर किसी ने भी उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। अब हम वापस से यहाँ गेम के अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि अभी पायरेट्स और उनका कैप्टन यानी कि पीको आ चुके थे अकाबेने फैमिली पर हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो बैरियर लगा हुआ था और वो अपने सारे अटैक्स करके देख चुके थे, लेकिन फिर भी वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बैरियर खुद सीरो ने अपनी पावर से बनाया था। पीको कहती है कि उसे किसी भी तरह से इस बैरियर को डिस्ट्रॉय करना है, जिस चीज़ में सीगा कहता है कि हाँ बिल्कुल हम ऐसा जरूर करेंगे। असल में सीगा उसका राइट हैंड मैन है और वो ये भी कह रहा था कि उसे ब्लैक बर्ड किसी भी कीमत पर चाहिए, मगर पीको कहती है कि तुम तो बहुत लालची हो, क्योंकि असल में पीको को ब्लैक बर्ड से कोई मतलब नहीं था। सीगा कहता है कि क्योंकि वो अपनी असली दुनिया में भी बिजनेस और पैसे से रिलेटेड मैगजीन ही पढ़ता है, इसीलिए उसे किसी भी कीमत पर ये ब्लैक बर्ड चाहिए। अब पीको कहती है कि ठीक है, तो तुम टाइचिरो से मिलने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें वो ब्लैक बर्ड की परमिशन देती हूँ, अगर वो मिलती है तो तुम उसे रख सकते हो। इस पर सीगा खुश हो गया था। वो दोनों डील करते हैं और यहाँ पर पीको अपनी कैप्टन की सारी पावर सीगा को दे देती है। तभी हम देखते हैं कि एक और शिप वहां पर आ रही थी, और ये किसी और की नहीं बल्कि लियो की थी, और इसमें लियो और सासू माडा बैठे हुए थे। यहाँ पर सासू माडा अभी पीको से कहता है कि उसके पास एक चीज है, असल में वो एक डिवाइस है जो कि इस बैरियर को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये ग्रेनाडा ग्रुप ने बनाया है, लेकिन इस पर पीको कहती है कि उसे इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद इतनी कैपेबल है कि इस बैरियर को डिस्ट्रॉय अकेले कर पाए। और इसके बाद अब वो जंप करती है और बैरियर के ऊपर अपने वेपन से बहुत तेज मारती है, जिस वजह से सच में वो बैरियर टूट जाता है। यहाँ पर पीको सारी जिम्मेदारियां सीगा को सौंप कर जाती है। हम देखते हैं कि अब जब वो नीचे कूद चुकी थी तो वहाँ पर उसे टाइचिरो मिलता है, जो कि अभी अभी गेम में ऑनलाइन आया था। उन दोनों की फाइट स्टार्ट होती है। पीको किसी भी कीमत पर टाइचिरो को पायरेट ग्रुप ज्वाइन कराना चाहती थी। लड़ाई के दौरान टाइचिरो को पता चलता है कि पीको पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, लेकिन फिर भी लड़ाई के अंत में टाइचिरो की जीत होती है। पीको वहाँ पर रो रही होती है क्योंकि उसका इरादा कोई गलत नहीं था, पर टाइचिरो भी ये बात जानता था, लेकिन उसके पास कोई भी चारा नहीं था। वो अपनी अकाबेनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता था। बाद में पीको उससे कहती है कि गेम में अगर तुम चाहो तो तुम अकाबेनी फैमिली का मेंबर बनकर रह सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में हम मिल सकते हैं। पर टाइचिरो ऐसा नहीं चाहता था। असल में वो ऐसा चाहता तो था, लेकिन वो अभी तक घर में ही रहा है, उसे बाहर निकलने से डर लगता है, और वो ये नहीं जानता था कि अगर वो सच में पीको से मिला तो उससे क्या बात करेगा। उसे इसी बात का डर था, इस वजह से वो कहता है कि वो नहीं मिल सकता, मगर वो पीको को अकाबानी फैमिली ज्वाइन कराने का ऑफर देता है, मगर पीको मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो उस फैमिली में ज्वाइन हो गई तो उसकी पोजीशन वहाँ पर टाइचिरो की सिस्टर की होगी, जो कि वो बनना नहीं चाहती। अब तभी उन लोगों को अचानक से पता चलता है कि सीगा ने उन्हें धोखा दिया है और वो सभी को ग्रुप में से निकाल रहा है। पहले वो ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन अब पीको ने उसे कैप्टन की जो पावर दे दी थी, इसीलिए अब वो अपने पायरेट ग्रुप से किसी को भी निकाल सकता था। यहाँ तक कि उसने पीको को भी ग्रुप से निकाल दिया था। ये देखकर पीको हैरान थी। वो तुरंत ही वहाँ शिप के ऊपर आती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि अभी कुछ ही प्लेयर बचे हुए थे जो कि सीगा के खिलाफ थे, क्योंकि बाकी प्लेयर तो सीगा के दोस्त थे। तभी वो यहाँ पर आकर कहती है कि ये सब तुमने जरूर पैसे के लिए किया होगा, जिस पर सीगा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और हमें ये भी पता चलता है कि वो लियो के साथ ऑलरेडी हाथ मिला चुका था
और वो ये भी कह रहा था कि उसे अकाबैनी फैमिली से दोस्ती नहीं करनी या उसे किसी मेंबर को अपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं कराना, उसे उन्हें हराकर ब्लैकबर्ड को जीतना है। टाइचिरो कहता है कि तुम ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, गेम बस एंजॉयमेंट के लिए होती है और अगर सच में तुम ब्लैकबर्ड को जीतना चाहते हो तो तुम दूसरे रास्ते से भी जीत सकते हो, तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। पर सीगा को वो रास्ता नहीं चुनना था। इसके बाद अब टाइचिरो और उसमें लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें टाइचिरो ने गुस्से में वो पूरी पायरेट शिप को ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला कर लिया था। साथ ही टाइचिरो यहाँ पर अपनी गलती मानते हुए पीको से कहता है कि मेरी गलती ये थी कि मैंने तुम्हें तब अकेले जाने दिया, अगर तब मैं तुम्हारे साथ होता तो शायद तुम अपने ग्रुप में इस तरह के मेंबर को कभी ऐड नहीं करती। वैसे अब पीको अपने ग्रुप में नहीं है, इस वजह से टाइचिरो फैसला करता है कि वो उसके साथ फिर से ग्रुप बनाएगा और इस बार वो खुद की मर्जी से अच्छे मेंबर को चुनेगा। वैसे यहाँ पर जो बाकी के मेंबर थे जिन्होंने पीको का साथ अभी भी नहीं छोड़ा था, वो उस ग्रुप में ऐड होने के लिए तैयार थे। टाइचिरो पहले तो उन पर भरोसा नहीं कर रहा था, पर पीको बताती है कि इन पर भरोसा किया जा सकता है, ये उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब जब वो इतना बता रही थी तभी अचानक से वहां पर सीगा आ गया था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक वेपन के साथ आया था। असल में जो कोई भी पायरेट कैप्टन होता है उसके पास एक परमिशन होती है जिससे कि वो एक स्पेशल पायरेट आर्मर को पहन सकता है। ये एक रोबोट टाइप का आर्मर होता है। सीगा ने इसे पहन लिया था और उसकी पावर अब करीबन 3000 पायरेट जितनी हो चुकी थी। और जब टाइचिरो अपने स्वार्ड के साथ उस पर हमला करता है तो सीगा वहां पर सारी तलवारों को एक ही बार में रोक देता है और इसके बाद वो हमला करके टाइचिरो का एक हाथ भी काट देता है। वैसे टाइचिरो का हाथ सिर्फ गेम में कटा है, मगर टाइचिरो ने इसके बाद फिर से अपनी तलवार को स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से उठाकर सीगा के शैडो पर डाल दिया था, जिस वजह से यहाँ पर सीगा जम जाता है। अब वो बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। वैसे तो वो लियो से हेल्प मांगता है, लेकिन लियो और सासुमाडा हेल्प करने से मना कर देते हैं क्योंकि अगर सीरो यहाँ पर आ गया तो वो उससे लड़ नहीं पाएंगे और वैसे भी ये सिर्फ उनका एक बहाना था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पीको टाइचिरो से कहती है कि हमें शिप को यहाँ पर अकेला छोड़कर चलना चाहिए। वैसे भी ये तो बस एक गेम है, लेकिन टाइचिरो गेम के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस था। वो कहता है कि ये बस गेम नहीं, पर पीको उसे समझाती है कि गेम आदमी इसीलिए खेलता है जिससे कि वो रिलैक्स फील कर सके। लेकिन टाइचिरो कहता है कि नहीं, उसे ये सब नहीं सुनना, उसे बस किसी भी तरह सीगा को हराना है। अब पीको उदास हो जाती है, मगर वो कहती है कि इसे हराने का एक तरीका है, हम पायरेट शिप का फ्लैग हटा देंगे तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके लिए अब पीको खुद ही वहाँ केबिन में जाने लगी थी जहाँ पर पायरेट शिप का वो फ्लैग रखा हुआ था। लियो वैसे तो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीको उसे हरा देती है। अब जैसे ही वो वहाँ के केबिन में पहुँचती है तो यहाँ से सीन चेंज होकर हमें पीको को दिखाया जाता है। रियल लाइफ में उसका नाम हिनाको है और वो अपनी मदर के साथ रहती है और वो एक स्कूल गाइड है। उसकी मदर उसकी बहुत चिंता करती है, लेकिन हिनाको को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि उसकी मदर उसकी हर चीज़ का ध्यान रखती है, जैसे कि वो कितने बजे जा रही है, कितने बजे आ रही है, और उसे अपनी मदर की हर बात माननी पड़ती है। अब आगे वो स्कूल गई हुई थी। वैसे उसने गेम में जब टाइचिरो से मुलाकात की थी तो उसे वो बहुत पसंद आया था और इसीलिए वो उससे रियल लाइफ में मिलना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्या करे। और वो एक ऐसी लड़की है जो कि आसपास किसी से बात भी नहीं करती। अभी वो जब स्कूल से आ रही थी तो उसकी दोस्त कहती है कि क्या वो उसके साथ बाहर घूमने चलेगी, तो वो मना कर देती है। लौटते वक्त उसे एक बिल्ली दिखती है जो कि टाइचिरो की याद दिला रही थी। तभी वहाँ पर उसकी वो दोस्त आ गई थी। वो कहती है कि क्या वो उनके साथ घूमने जाना पसंद करेगी। अब हिनाको थोड़ा सोचकर हाँ कर देती है। वैसे उसकी मदर उसे कॉल कर रही थी पर वो कॉल उठा नहीं रही थी और इसी तरह से हिनाको को आज रात हो जाती है और आज उसने बहुत ही इंजॉय किया था और वो समझ गई थी कि घर पर रहने से कोई फायदा नहीं, उसे बाहर भी निकलना चाहिए। जब वो घर पर वापस आती है तो उसकी मदर उस पर गुस्सा कर रही थी, लेकिन वो उन्हें समझाते हुए कहती है कि आप मुझे इस तरह हमेशा से बांध कर नहीं रख सकते, मुझे भी बाहर निकलना होगा। इसके बाद उसकी मदर उस पर और भी गुस्सा हो गई थी और वो भी अपनी मदर से गुस्सा होकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। और इसके बाद अब हम वापस से करंट टाइम में आते हैं। हम देखते हैं कि जब पीको उस केबिन के अंदर गई थी तो वहाँ पर सीरो ऑलरेडी खड़ा हुआ था। वो तुरंत ही अटैक करके यहाँ पर पीको पर हमला कर देता है। पीको ये देखकर हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। पीको बताती है कि वो तो सिर्फ टाइचिरो को बचाना चाहती है और वो भी सिर्फ गेम में नहीं बल्कि रियल वर्ल्ड में भी। यहाँ पर पीको उससे पूछती है कि क्या तुम टाइचिरो से रियल लाइफ में मिले हो, जिस पर सीरो कहता है कि नहीं, बस वो ऑनलाइन फैमिली है। और जब पीको फिर से हमला कर रही थी तो इतने में ही सीरो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हिनाको है। ये सुनकर पीको हैरान हो जाती है और वो रुक जाती है, जिसके बाद सीरो उसके पैर काट देता है और पीको वहीं पर गिर जाती है। सीरो बताना चालू करता है कि उसे पीको के बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि वो कहाँ रहती है और उसका नाम क्या है और यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स का नाम क्या है। और उसने अपने गेमिंग कैरेक्टर का नाम पीको इसीलिए रखा क्योंकि उसके फादर ये नाम कहकर उसे बुलाते थे। ये बात सुनकर पीको तो बहुत ज्यादा शॉक थी, लेकिन इससे ज्यादा शॉकिंग बात अब सीरो बताता है कि असल में पीको ब्लैकबर्ड का कोर है, यानी कि वो एक एआई है। लेकिन हमने अभी अभी पीको को रियल लाइफ में देखा था, इसका मतलब वो तो ह्यूमन है, फिर वो एआई कैसे हो सकती है? तो इसका कारण ये है कि उन्होंने कई सारे एआई क्रिएट किए थे
और जब हिनाको ने लॉग इन किया तो वो एक एआई कैरेक्टर में चेंज हो गई, जिस वजह से वो अभी इतने टाइम से पीको के कैरेक्टर में खेल रही है। और जब वो उसे लॉग आउट करती है तो पीको का कैरेक्टर तब भी चलता रहता है। और ऐसे ही इस गेम में कई और एआई कैरेक्टर्स हैं और पीको उनमें सबसे खतरनाक इसीलिए थी क्योंकि वो ब्लैक बर्ड का खूर है और सीरो को किसी भी तरह से ब्लैक बर्ड को खत्म करना है, वरना वो पूरे वर्ल्ड पर बहुत बड़ा खतरा ला देगी। अब सीरो यहाँ पर पीको को खत्म कर देता है और रियल लाइफ में भी उसे बहुत ज्यादा बुरा लगा था ऐसा करके। वैसे अभी सीरो यानी कि टाइचिरो के फादर की जो सेक्रेटरी असिस्टेंट है हाना, उसने और भी कई एआई कैरेक्टर को डिलीट कर दिया था, मतलब वो गेम से अब हट चुके थे। वैसे अभी वहाँ शिप पर टाइचिरो इंतजार कर रहा था कि कब पीको उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करेगी जिससे कि सीगा खत्म होगा। वैसे इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन ये कहानी यहाँ पर एंड नहीं हुई है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।